दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नवयुवकों की। जो नवयुवक आरएसएस की शाखाओं से निकलते हैं और जो नवयुवक बिना धर्म के राजनीति की विचारधारा से निकलते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अभी हमने देखा कि नीट के साथ बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर्स लीक हो गए और उसके कारण कई लड़के लड़कियों ने आत्महत्या की। ये परीक्षा के पेपर लीक हो जाने से करीब 1 करोड़ लड़के लड़कियों का नुकसान हुआ है, जो बहुत एक भयंकर नुकसान है। इसके संदर्भ में अब भारत में क्या हुआ? भारत में कांग्रेस से जुड़े हुए नवयुवक संगठनों ने धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग की और उन्होंने ये शिक्षा नीति के बारे में भी बात की। और इसी समय जो संगठन आरएसएस से जुड़े थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरे संगठन, वो चुपचाप रहे। इस प्रकार की चीज़ों में वो विरोध नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर ये लड़के लड़कियां तो कम रहती हैं। एबीवीपी में लड़के ही ज़्यादा रहते हैं, आरएसएस में तो स्त्रियां भी नहीं रहती। तो ये जो इसमें से निकलते हैं, ज़्यादातर वो विरोध की राजनीति के विरोध में रहते हैं। जो व्यवस्था चलती रहती है उसी को वो आगे ले जाने की बात करते हैं और ज़्यादातर उनकी विचारधारा में यही होता है कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, जो ये हैं इनके अधिकारी हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। शाखाओं में इनको सिखाया जाता है सोचना नहीं, सूचना का पालन करना। सोचना नहीं, सूचना का पालन करना। इसीलिए इतनी बड़ी परीक्षा नीतियों में गड़बड़ होने के बावजूद वो चुप रहे, उन्होंने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। जबकि कांग्रेस से जुड़े हुए संगठनों ने, विद्यार्थियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वैसे भी स्वतंत्र विचारों में जो नवयुवक आरएसएस की शाखाओं से आते हैं, उनमें ज़्यादा स्वतंत्र विचार करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी शाखाओं में एक प्रकार का जो उनको सिखाया जाता है तथाकथित अनुशासन, उसको अनुशासन तो नहीं कहेंगे, जो इनको सिखाया जाता है कि आप सवालों पर आप सवाल मत उठाइए, जो चल रहा है उसको स्वीकार कीजिए। तो आरएसएस की विचारधारा के अनुसार एक संकुचित फ्रेमवर्क में, संकुचित चौखट में खुद को रखकर चलते हैं और उस पर सवालों का उठा नहीं करते। अब यही बात इसी से थोड़ा सा जोड़ा जाए कि अभी जो अभिजीत तिपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, खैर ये पार्टी तो मजाक में चालू हुई, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने नवयुवकों के लिए, बेकारों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद मजाक में ये पार्टी बन गई, अभी पेपर पे है। और उसके जो अभिजीत तिपके हैं, वो उन्होंने इंटरनेट पर जब इस पार्टी का आह्वान किया तो करोड़ों लोग उनसे जुड़ गए और इसी बात को आगे फैलाने के लिए वो आज 6 जून को जंतर मंतर पर आए। अब इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें सोचने लायक है। सोचने लायक ये है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इसके पहले इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, जो करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल के इसके लिए जो हुआ था, वो बाद में चलकर आप पार्टी में, केजरीवाल पार्टी में, जो एक दूसरे प्रकार की संकीर्ण संकुचित पार्टी है, केवल म्यूनिसिपल इश्यूज़ पे बात करती है, ज़्यादा मामलों में जो व्यापक होते हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही चलती है। तो अभी इसीलिए कई लोगों को डर है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की रूपरेखा चल रही है, क्या ये भी उसी रास्ते पर जाएगी? तो ये एक डर का वातावरण है, जिसके कारण कई लोग इससे जुड़ रहे हैं। जैसे सोनम वांगचुक है और दक्षिण भारत के राज नाम के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो उनसे जुड़ रहे हैं। पर फिर भी कई पार्टियों ने भी इनको समर्थन दिया है, कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस ने नहीं दिया। अब सवाल ये था कि अभिजीत तिपके, जो पहले आप पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वो आप पार्टी का काम फिर से कर रहे हैं या एक स्वतंत्र सोच है? इसमें काफ़ी अलग चीज़ है। ये बात निश्चित है कि अन्ना आंदोलन में जो बात हुई थी, अन्ना आंदोलन की बात, ये एक
पूर्व नियोजित योजना थी आरएसएस की, विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से के माध्यम से, जिसने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को जोर शोर से शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी जो हुआ है वो निश्चित रूप से स्वतःस्फूर्त ढंग से हुआ है। पर ये बात भी सच है कि दीपके ये पहले आप पार्टी में थे, काफ़ी सक्रिय थे, और अभी उन्होंने इस पार्टी की जो शुरुआत की है, अभी तो पार्टी बनी नहीं है, पर इसमें ज़्यादातर नौजवान जुड़ रहे हैं। वो पार्टी के इर्रेस्पेक्टिव, पार्टी कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं, क्योंकि मुख्य रूप से मुद्दा आज ये है कि यहाँ गरीबी, बेकारी, भूखमरी, संकीर्णता ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसके बावजूद जब दीपके ने घोषणा की कि वो 6 जून को यहाँ आएंगे, परमिशन लेंगे और बाद में वो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, ये जब उन्होंने कहा तो उसके बाद कईयों को लगा कि उनके भारत आने पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जंतर मंतर पर जो बड़ी रैली नहीं होने देंगे। सवाल यहाँ ये उठा है कि वो आए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और उसके बदले उनको जो परमिशन चाहिए थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, पता नहीं वो ज़रूरी है कि नहीं, पर जो चाहिए थी पुलिस ने खुद ही जाकर उनको वो परमिशन दे दी। यानी ये सरकार ने उनके जंतर मंतर के मीटिंग का रास्ता खुद ही प्रशस्त कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे शक भी पैदा होता है, क्या ये सरकार इस आंदोलन को आगे चलने देना चाहती है ताकि वो किसी और, जो लोग इसके पीछे इन बातों पर पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या उनको वो दरकिरार करके एक इस प्रकार का आंदोलन को मदद करना चाहती है? ये सवाल उठे हैं, पर अभी किसी भी रूप में इनका जवाब देना मुश्किल है। समय बताएगा कि ये किस तरफ ले जाएंगे। पर मुख्य बात ये है कि आज का नौजवान बहुत दुखी है, पीड़ित है, और उसमें आशा की किरण एक है कि दीपके का आज जो भाषण था उसमें उन्होंने जो आज का देश का मुख्य खतरा है, आरएसएस की विचारधारा वाला, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा वाला, जो हिंदू मुसलमान में भेदभाव करके राजनीति को मजबूत करता है, उसके खिलाफ उन्होंने बात की। भले ही थोड़े में बात की कि हिंदू मुसलमान की राजनीति चलेगी नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था। मुझे लगता है कि ये उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण अंग था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। उसी के साथ साथ ये जो था ये बहुत बेहतरीन था, और जो उसमें जंतर मंतर पर बहुत से नवयुवक आए होंगे। आजकल नवयुवक ज़्यादातर आरएसएस के झूठे प्रचार के झांसे में हैं, आरएसएस के झूठे प्रचार के झांसे में हैं, और मुस्लिम द्वेष उनके मन में होगा, ये बात में भी मुझे कोई शंका नहीं है। पर फिर भी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं तथाकथित, वास्तव में जो एक सांप्रदायिक राजनीति है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, लोग ये अभी पहचान रहे हैं कि इस राजनीति से उनको ना नौकरी मिलेगी, ना उनका जो जीवन यापन का तरीका है वो बेहतर होगा, ना उससे आज की समस्याएं होंगी। तो एक तरफ आज के जो नवयुवक में से कई जो आज भाग लेने आए होंगे, वो एक तरफ तो आरएसएस की विचारधारा से ग्रसित होंगे निश्चित रूप से। दूसरी तरफ से क्योंकि इनके आरएसएस की जो पार्टी है बीजेपी, उस पार्टी ने जिस प्रकार का गंद मचाया हुआ है, जिस प्रकार से अव्यवस्था की है, फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी में फेल हो रही, फिर भी अपनी प्रोपेगेंडा के बल पर और दबाव के बल पर जो शासन कर रही है, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके बावजूद, इस बहुत बड़ी प्रचार विचारधारा के बावजूद वो लोग सत्ता में हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और उसके विरोध के बावजूद लोग इस बात पे जागरूक हो गए हैं कि वास्तव में सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति का सवाल नहीं है। मुख्य सवाल जो है वो ये हमारे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुसलमान का मेल जोल, वो हमारे मुख्य सवाल है। तो आज का नवयुवक एक दोहरी चाल में फंसा हुआ है। एक तरफ तो आरएसएस की विचारधारा ने कई लोगों को ग्रसित कर लिया है,
और दूसरी तरफ जो समाज की परिस्थिति है उसके कारण वो काफ़ी बेचैन हैं और आरएसएस की विचारधारा के बावजूद वो इस प्रकार के आंदोलन में सामने आ रहे हैं जो आरएसएस के पार्टी बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं। कम से कम महंगाई, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा की, अभी तो शिक्षा की परीक्षा का सवाल हुआ है, इसके बाद हो सकता है सवाल शिक्षा के बारे में शुरू हो, सरकार ये सवाल नौकरियों के बारे में शुरू हो। तो ये एक दुविधा में आज हैं और इसका चित्र थोड़े दिनों में स्पष्ट होगा। पर निश्चित रूप से आरएसएस जिस प्रकार से नौजवानों को तैयार करता है वो इस पे स्पष्ट है कि वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस प्रकार का विरोध सरकार के खिलाफ कभी नहीं करते और जो थोड़ा बहुत उनके विचारों से ग्रसित हैं वो समाज की मजबूरियों के कारण इसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। ये दोनों बात सच्चाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बातचीत से आप ये समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।